गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप लोग। आपका 2 टॉपिक हो चुका है आधुनिक भारत का, ये तीसरा टॉपिक आज होगा। इसमें पहला ही प्रश्न है ये कि वालेजली के द्वारा जो सहायक संधि व्यवस्था लागू की गई उसमें कौन सा कथन लागू नहीं होता है। तो आंसर आपका है सी, यानी कि कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध। क्या ये व्यवस्था था? नहीं, ये व्यवस्था उनका प्राथमिक उद्देश्य नहीं था। बाकी 3 सही है कि एक बड़ी सेना को दूसरे के खर्च पर बनाए रखना, कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध नहीं था, नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना और भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता को स्थापित करना, ये सभी आपका था। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका ये सी है, क्योंकि ये प्राथमिक उद्देश्य नहीं था कि कंपनी के लिए एक निश्चित आय का प्रबंध करना सहायक संधि के जरिए। ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सहायक संधि की व्यवस्था का उद्देश्य था भारतीय राज्यों पर ब्रिटिश सर्वोच्चता को स्थापित करना और कंपनी के प्रति उनकी सैन्य और राजनीतिक अधीनता सुनिश्चित करना, कंपनी के लिए एक निश्चित आय का सुनिश्चित करना। इसका कोई प्राथमिक उद्देश्य ये नहीं था। हैदराबाद इसके अंतर्गत आने वाला पहला राज्य था। ठीक है, देशी भारतीय शासकों को ब्रिटिश सेना के रखरखाव के लिए भुगतान करना पड़ता था। जो देशी शासक थे, अगर ब्रिटिश सेना रखेंगे तो आपकी सुरक्षा के लिए कि दूसरे राज्य आप पे आक्रमण ना करे तो आपको भुगतान करना पड़ेगा, और अगर भुगतान करने में आप विफल होते हैं तो आपके क्षेत्र का एक हिस्सा छीन लिया जाएगा, अंग्रेजों को सौंप दिया जाएगा। वे ब्रिटिश सहमति के बिना अन्य किसी शक्तियों से गठबंधन भी नहीं कर सकते थे। मतलब सहायक संधि ऐसा था ना कि आप किसी से गठबंधन भी नहीं कर सकते हैं, कि कोई दूसरा राज्य से आप दोस्ती भी नहीं कर सकते अगर आप अपने राज्य में सहायक संधि व्यवस्था को लागू कर लेंगे तो। ठीक है, तो हैदराबाद पहला था, उसके बाद मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, बरार, ग्वालियर ऐसे करके था। अन्य में जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी, भरतपुर ये सब था। ठीक है, तो आप ऐसे याद करना, हैदराबाद एच, और फिर मैसूर, तंजौर एच एम टी, ए पी बी जी। ठीक है, HMT याद रखना, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, APBG, अवध, पेशवा, बरार, ग्वालियर। ठीक है, चलो। लॉर्ड वेलीजली के द्वारा 1798 से 1805 में जब वेलीजली का कार्यकाल था तो उसी समय में सहायक संधि को शुरू किया गया था। और पहला मराठा अगर पूछा जाएगा आपको, मैं इसमें ऐड करके बता रही हूँ, इसमें लिखा नहीं है। पहला मराठा सरदार पूछा जाएगा कि कौन सा मराठा सरदार ने सहायक संधि व्यवस्था को अपनाया, तो पेशवा बाजीराव द्वितीय। ठीक है, पेशवा बाजीराव द्वितीय ने जो है सहायक संधि व्यवस्था को अपनाया था। दूसरा रियासत, पहला अगर पूछेगा कि रियासत कौन था जिसने सहायक संधि को अपनाया, तो हैदराबाद, ये रियासत है। ठीक है, मराठा सरदार पेशवा बाजीराव द्वितीय था। जो प्रथम राज्य या रियासत कहेंगे तब हैदराबाद आंसर होगा। पहला शासक अगर पूछा जाएगा कि कौन था, तो अवध का नवाब था। ठीक है, जो नहीं किया, अवध का नवाब ने सहायक संधि जो है कि नहीं माना। इंदौर के होलकर राज्य, वो भी नहीं माना। 1831 में मैसूर, 1834 में कुर्ग कछार, ये सभी जो है कि लास्ट में जाकर 1818 में होलकर स्वीकार किया था, एकदम लास्ट में जाकर। ठीक है, तो ये आपका हो गया। पहला मराठा सरदार पेशवा बाजीराव द्वितीय, रियासत पूछेगा तो हैदराबाद, शासक पूछेगा तो शासक ये नहीं है, अवध का नवाब ने ये नहीं माना था। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा, 16 नंबर प्रश्न में देखते हैं हम लोग कि 1793 में एक विनियमन के द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया। जिला कलेक्टर को न्यायिक शक्ति से वंचित करके और सिर्फ उसको राजस्व संग्रहकर्ता बना दिया गया। इसके पीछे का कारण क्या था? तो कारण क्या था? सी आंसर है, कॉर्नवालिस सोचा कि जिला कलेक्टर में संकेंद्रित इतनी विस्तृत शक्तियों से सतर्क हो गया वो, और वो महसूस किया कॉर्नवालिस की एक व्यक्ति में इतनी परम शक्ति होना अवांछनीय है। और ये पढ़ने में आपको सही लगेगा। बाकी का जो 3 ऑप्शन है आप देखिए, ये तीनों ऑप्शन आपको पढ़ने से ही लग जाएगा कि ये नहीं होगा। अतिशयोक्ति भरा हुआ, जिला कलेक्टर राजस्व ग्रहण की दक्षता, अन्य कार्यों का बोझ न रहने के कारण, मतलब अन्य कार्यों का बोझ ना पड़े, इसलिए वो बहुत ज़्यादा सोच के कॉर्नवालिस ने क्या न्यायिक शक्ति हटा दिया। नहीं, ये गलत है। कॉर्नवालिस जिला कलेक्टर में संकेंद्रित वो सही है।
कॉर्नवालिस ने महसूस किया कि न्यायिक शक्ति अनिवार्य रूप से यूरोपियों के हाथ में होनी चाहिए, जबकि जिला में जो राजस्व संग्रहण का कार्य भारतीयों को नहीं, ये भी गलत है। ठीक है। न्यायिक कार्य के लिए भारत का गहरा ज्ञान और कानून में अच्छा प्रशिक्षण होना आवश्यक है। कॉर्नवालिस महसूस करता था कि जिला कलेक्टर को केवल नहीं, ये भी आपको लगेगा ही कि ये जो है ना कि बहुत ही ज़्यादा अतिशयोक्तिपूर्ण जो है कि आंसर आपका रहेगा। जितना भी आपका है ए बी और डी, ये आपको लगेगा ही कि गलत है, क्योंकि कॉर्नवालिस न्यायिक सुधार के लिए जाना जाता है। कॉर्नवालिस ने जिला फौजदारी अदालत को समाप्त करके 4 भ्रमण करने वाला, याद है, 3 बंगाल में और 1 बिहार में, कोलकाता में, मुर्शिदाबाद में, ढाका में और पटना में 4 भ्रमण करने वाला उन्होंने जो है कि अदालत शुरू किया था, जिला फौजदारी अदालत को समाप्त करके। दूसरा न्यायिक सुधार में कॉर्नवालिस ने क्या किया था? कानून की विशिष्टता का नियम जो शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत पर लागू किया गया। शक्ति का पृथक्करण के सिद्धांत के तहत ही जो है कि न्यायिक शक्तियों से वंचित करके केवल संग्राहक शक्ति दिया गया था। ठीक है। उसके अलावा न्यायिक सुधार में कॉर्नवालिस कोड जो 1793 का है वो शुरू किया गया था। कलेक्टर को न्यायिक और फौजदारी शक्ति से हटा के रखा गया था, सिर्फ कर से संबंधित शक्तियाँ दिया गया था। कॉर्नवालिस कोड 1793। ठीक है, ये आपका प्रशासनिक सुधार में हम लोग देख चुके हैं कॉर्नवालिस का क्या क्या था। जो अधिकारी एवं कर्मचारी के वेतन में वृद्धि और व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया था। प्रशासनिक व्यवस्था का यूरोपीयकरण, पुनर्गठन, भारत में संविदाबद्ध सिविल सेवा, ठीक है, ये सब शुरू किया गया था। फिर कॉर्नवालिस के टाइम में ही तृतीय आंग्ल मैसूरी युद्ध हुआ था। कॉर्नवालिस के टाइम में तृतीय आंग्ल मैसूरी युद्ध हुआ था। कॉर्नवालिस का जो है टाइम 1786 से 1793 था। कॉर्नवालिस का कब्र जो है गाजीपुर में था। 5 अक्टूबर 1805 को जो है उनकी मृत्यु गाजीपुर में हो गई थी। अगर पुलिस सुधार में देखा जाए तो कंपनी के अधिकारियों के वेतन में वृद्धि किया, पुलिस थाना की स्थापना किया। पुलिस व्यवस्था का जनक भी कॉर्नवालिस को कहा जाता है। ठीक है, तो कॉर्नवालिस से जुड़ा हुआ आपका इतना सारा आप सही हो गया। ठीक है, आंसर आपका है सी। कॉर्नवालिस जिला कलेक्टर में केंद्रित शक्तियों को परम शक्ति होना उसको अवांछनीय लगता था, इसलिए उसने ऐसा किया। शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत को अपनाया था उन्होंने। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित किलों में से ब्रिटिश ने किसका सबसे पहले निर्माण किया था? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज जो मद्रास में 1644 में था ना, वो पहला था। ठीक है, और ये एक किला था। ब्रिटिश अपने वैश्विक विस्तार की शुरुआत को चिन्हित किया गया। दक्षिण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक प्रमुख प्रशासनिक और सैन्य अड्डा के रूप में ये किला जो था ये काम किया। 17 नंबर प्रश्न। बाकी ए सी डी सही नहीं है। देखिए क्या है ऑप्शन। फोर्ट विलियम है, फोर्ट सेंट डेविड है, फोर्ट सेंट एंजेलो है। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। कलकत्ता में फोर्ट विलियम का निर्माण 1696 में हुआ था। यह बंगाल में ब्रिटिश प्रशासनिक मुख्यालय के रूप में कार्य करता था। बंगाल में था फोर्ट विलियम 1696। तमिलनाडु में कुड्डालोर के पास स्थित फोर्ट सेंट डेविड था। ठीक है, फोर्ट सेंट डेविड तमिलनाडु में था। 1690 में अंग्रेजों ने अधिग्रहित कर लिया था इसको। यह फोर्ट सेंट जॉर्ज के बाद एक द्वितीय गढ़ बन गया। फोर्ट सेंट एंजेलो का निर्माण अंग्रेजों ने नहीं किया, पुर्तगालियों ने किया था। फोर्ट सेंट एंजेलो का निर्माण। ठीक है, 18 नंबर में आते हैं हम लोग। कह रहा है कि महिला और बच्चों के काम करने के जो घंटे हैं उसको प्रतिबंधित करने और स्थानीय सरकार को आवश्यक नियम बनाने के लिए अधिकृत करने वाला प्रथम कारखाना अधिनियम किसके समय में शुरू किया गया था? तो ये रिपन के टाइम में 1881 में शुरू किया गया था। और महिला और बच्चों के काम करने के घंटे सीमित कर दिए गए थे। श्रम सुधार की शुरुआत इसी समय में ही हुई थी। किसके टाइम में? लॉर्ड रिपन। ठीक है, तो इस अधिनियम ने स्थानीय सरकारों को अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कई नियम बनाए थे और अनुमति भी दी थी, जिससे यह श्रम स्थितियों में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा सकता है। लिटन बेंटिंग और कैनिंग इसके प्रथम कारखाना अधिनियम से इनका कोई भी रिलेशन नहीं है। ठीक है, चलिए 19 नंबर प्रश्न में हम लोग आते हैं। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। स्टेटमेंट वाले प्रश्न से बहुत डरते हो, लेकिन ये नहीं जानते हो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ही दो लाइन में देके आपका जो है स्टेटमेंट बना दिया जाता है।
ये तो पता ही होगा कि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर थे, ना कि गवर्नर जनरल थे। रॉबर्ट क्लाइव का जो समय है 1757 से 1760 पहली बार में, और सेकेंड बार में जब वो आए तो 1765 से 1767 में आए, ठीक है। तो ये रॉबर्ट क्लाइव का है। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये सही है। रॉबर्ट क्लाइव के अलावा बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल अगर कहेंगे तो वो वॉरेन हेस्टिंग्स थे, जो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बने थे, ठीक है। और विलियम बेंटिंक जो थे 1833 में चार्टर एक्ट के तहत बने थे। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में एक दो बातें और है कि रॉबर्ट क्लाइव ने मुंगेर में और इलाहाबाद तथा बांकीपुर, ये तीनों जगहों पर उन्होंने सेना के लिए 3 केंद्र की स्थापना की थी, सेना के लिए, ठीक है। सैन्य सुधार के तहत अगर बात किया जाए तो इन्होंने दोहरा भत्ता बंद करने के बाद जनवरी 1766 में यह भत्ता केवल उन सैनिकों को दिए जो बंगाल और बिहार की सीमा से बाहर काम करते थे। रॉबर्ट क्लाइव ने दोहरा भत्ता बंद कर दिए और बंगाल और बिहार से जो बाहर काम करते थे सिर्फ उन सैनिकों को दोहरा भत्ता देते थे। असैनिक सुधार में देखा जाए तो काफ़ी कुछ किए। रॉबर्ट क्लाइव ने उपहार देना बंद कर दिया था। जो कंपनी को उपहार दिया जाता था ना सॉरी, निजी व्यापार बंद कर दिया, आंतरिक कर देना बंद कर दिया था। इनके टाइम में ही पलाशी युद्ध, बंगाल में द्वैत शासन 1765 में, इलाहाबाद की पहली और दूसरी संधि भी हुई थी। सोसाइटी फॉर ट्रेड की स्थापना भी रॉबर्ट क्लाइव के टाइम में। श्वेत विद्रोह रॉबर्ट क्लाइव के टाइम में। क्लाइव कोष की स्थापना भी किया गया था, जिसमें मीर जाफर ने इसमें 50 लाख रुपए भी दिए थे, क्लाइव कोष, ठीक है। जब सैनिकों की दुर्घटना हो जाती थी ना तो मुआवजा भी देने की बात की गई थी। तो रॉबर्ट क्लाइव के टाइम में कितना सारा कुछ हुआ। उसके बाद द्वैत शासन जब हुआ था तो कंपनी जो है दीवानी और दीवानी एवं निजामत के कार्यों का निष्पादन भारतीयों के माध्यम से करती थी। दीवानी और निजामत का जो कार्य था ना वो भारतीयों के माध्यम से करती थी, और वास्तविक शक्ति तो कंपनी अपने पास ही रखती थी। ये जो द्वैत शासन व्यवस्था 1765 में शुरू हुआ उसको वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में समाप्त कर दिया था, ओके। और दोनों उप दीवान मोहम्मद रज़ा खां और राजा सिताब राय को भी पदच्युत कर दिया गया था, और वारेन हेस्टिंग्स के टाइम में जब द्वैत शासन प्रणाली शुरू हुआ था। तो ये आपका रॉबर्ट क्लाइव के बारे में बताया मैंने। विलियम बेंटिक के बारे में भी अगर आपको कुछ जानना है तो 2 मिनट लगेगा, आपको रिवीजन आपका हो जाएगा। विलियम बेंटिक के बारे में जानना है तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल थे वो, ठीक है। 1833 के जो एक्ट में केंद्रीकृत करने का इनको प्रयास कर लक्ष्य रखा गया था। 1806 में ये वेल्लोर विद्रोह में भाग लिए थे। 1828 में बंगाल का गवर्नर जनरल बने थे ये। सामाजिक सुधार के तहत राजा राम मोहन राय और देवेंद्र नाथ टैगोर के साथ मिलकर सती प्रथा का अंत किए दिसंबर 1829 में, धारा 17 के तहत, ठीक है। दिसंबर 1829 में धारा 17 के तहत विधवाओं की सती होने को अवैध घोषित करवाए थे यही विलियम बेंटिक, ठीक है। उसके बाद नरबली, शिशु हत्या, राजपूतों में जो लड़कियों का होता था, ठगी प्रथा, कर्नल सलीमन और स्थानीय रियासतों के साथ मिलके इन्होंने किया ठगी प्रथा का अंत। कुशासन के आधार पे जो है कि 1831 में, और मैसूर राज्य ठीक है किया था। योग्यता को सेवा का आधार बनाने के तहत 1833 का जो एक्ट है, धारा 87 के तहत इन्होंने दास प्रथा को समाप्त किया। समाचार पत्र को मुक्त करने का प्रयास भी खूब किए थे विलियम बेंटिक, लेकिन 1835 में जब उनका तबीयत खराब हो गया वो इस्तीफा दे दिए, और चार्ल्स मैटकॉफ को इसका श्रेय चला जाएगा फिर समाचार पत्र को मुक्त करने का बाद जो है, ठीक है। उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में प्राच्य शिक्षा में जो विल्सन और प्रिंसेप, ये दोनों थे ना प्राच्य शिक्षा में। प्राच्य शिक्षा के समर्थक जो थे विल्सन और प्रिंसेप थे, और पाश्चात्य में तो आपका मुनरो है, ट्रेवलियन है, राजा राम मोहन राय है, मैकाले की समिति के में जो ये लोग थे, ठीक है। तो उस समय जो है शिक्षा के टाइम में विवाद इनके टाइम में हुआ था। कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी जो है विलियम बेंटिक के टाइम में रखा गया था। काफ़ी कुछ विलियम बेंटिक के टाइम में हुआ था, विधि आयोग का गठन हुआ था, ये सब विलियम बेंटिक। तो रॉबर्ट क्लाइव और विलियम बेंटिक का ऐसे हल्का सा आपका रिवीजन हो गया। चलिए 20 नंबर प्रश्न में आते हैं हम लोग। आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। आधुनिक कोच्चि जो है वो भारत की स्वतंत्रता तक क्या डच का उपनिवेश था?
डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में क्या डचों ने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। आधुनिक कोची में पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। आधुनिक कोची कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग क्या नहीं था। आंसर आपका है बी। ये तो आप लोग को पहले से ही पता है, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित तो किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम की स्थापना की। ठीक है। बीस 20 नंबर हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। इसका आंसर डी है फ्रेंड्स। आधुनिक कोची जो है ना कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। ये सही है कि कभी भी ये ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था कोची। बाकी तीनों जो है आपका गलत है। आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था, ये गलत है। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित करके कोची में फोर्ट विलियम का स्थापना डचों ने तो किया नहीं था। आधुनिक कोची पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया, ये भी गलत है। चलिए इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं फ्रेंड्स। मालाबार तट पर स्थित जो कोची है अपनी रणनीतिक स्थिति और मसाला व्यापार के कारण, जो कोची है ना वो मसाला व्यापार और रणनीतिक स्थिति के लिए फेमस था। औपनिवेशिक युग के दौरान एक प्रमुख समुद्री केंद्र था। ये सदियों से कोची ने पुर्तगालियों को, डचों को और ब्रिटिश सहित कई यूरोपीय शक्तियों को नियंत्रण देखा, जिसमें से प्रत्येक ने अपने इतिहास और वास्तुकला पर एक अलग ही छाप छोड़ी है। पहला सही नहीं है, दूसरा सही नहीं है, तीसरा सही नहीं है, चौथा सही है आपका। तीन बाकी देख लेते हैं हम लोग। 1663 में पुर्तगालियों को हराने के बाद डचों ने कोची पर नियंत्रण कर लिया। सही है, पुर्तगाली हार गए, उसके बाद डच ने कोची पर नियंत्रण कर लिया 1663 में। लेकिन भारत की आज़ादी से बहुत पहले ही उनका नियंत्रण वहाँ पे समाप्त हो गया था। बाद में कोची ब्रिटिश आधिपत्य के तहत एक रियासत बन गई थी। तो ये जो बोल रहे हैं ना कि ब्रिटिश अधिकार में कभी कोची गया ही नहीं, तो ये तो ऑलरेडी गलत हो गया ना। ठीक है। चलिए दूसरा जो है बी नंबर, ये देखिए। ठीक है, तो बी नंबर है कि सही नहीं है। पुर्तगालियों ने कोच्चि में फोर्ट इमैनुअल का स्थापना किया था, नॉट फोर्ट विलियम। ठीक है, फोर्ट विलियम का तो नहीं किया था, अंग्रेजों ने किया था ना। कोलकाता में स्थित फोर्ट विलियम का निर्माण अंग्रेजों ने करवाया था। वो किए थे फोर्ट इमैनुअल का, कोच्चि में पुर्तगालियों ने। ठीक है। सी नंबर देखिए, पुर्तगाली 1503 में कोच्चि पर नियंत्रण स्थापित करने वाले पहले यूरोपीय थे। पुर्तगाली जो है 1503 में कोची पर नियंत्रण करने वाले पहले यूरोपीय थे। डच ने तो 1663 में पुर्तगालियों को हराया और अधिकार कर लिया, लेकिन पुर्तगालियों से पहले कोची कभी भी डच उपनिवेश नहीं था। पुर्तगाली से पहले कोची जो है ना कभी भी डच का उपनिवेश नहीं था। ठीक है। तीसरा देखिए जो कि चौथा सही है कि ब्रिटिश अप्रत्यक्ष शासन के तहत एक रियासत तो बना, लेकिन इसे कभी भी ब्रिटिश भारत के हिस्से के रूप में पूरी तरीके से एकीकृत नहीं किया गया। स्थानीय शासकों ने नाम मात्र का नियंत्रण तो बनाए रखा और कोची ने प्रत्यक्ष ब्रिटिश उपनिवेशों से अलग अपनी पहचान बनाए रखी। ठीक है, ब्रिटिश उपनिवेशों से अलग एक रियासत के रूप में। ठीक है। 21 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भारत में लड़े गए युद्धों को निम्नलिखित रूप से सही कालानुक्रम में सजाने के लिए। तो पहले अंबर युद्ध हुआ, फिर पलाशी, उसके बाद वांडीवाश का युद्ध, बक्सर का युद्ध। अंबर की लड़ाई जो है 1749 में हुई। ठीक है, इसलिए वो पहले है। पलाशी का युद्ध 1757 में, वांडीवास की 1760 में और बक्सर का तो 1764 में है। आइए इसको डिस्क्राइब से पढ़ते हैं। द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बाद अंबर की लड़ाई 1749 में आंग्ल फ्रांसीसी प्रतिद्वंद्विता की शुरुआत को चिन्हित करता है, जिससे फ्रांसीसियों ने चंदा साहिब का समर्थन किया और ब्रिटिश ने मोहम्मद अली का समर्थन किया था। अंबर की जो लड़ाई है ना वो दूसरे कर्नाटक युद्ध के टाइम में हुई थी 1749 में, और पहला तो 1748 है ना। ठीक है, क्या है बताओ। आंग्ल फ्रांसीसी प्रतिद्वंद्विता जो हुई ना
उसी समय में ये हुआ और फ्रांसीसियों ने किसका साथ दिया था? चंदा साहब का। और ब्रिटिश ने किसका? मोहम्मद अली का दिया था साथ, ठीक है। पलाशी का युद्ध के बारे में सब पता ही है। रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सिराजुद्दौला को पराजित किया और उसके बाद भारत में ब्रिटिश राजनीतिक नियंत्रण की ओर बढ़े 1757। तीसरा कर्नाटक युद्ध में ही वांडीवाश की लड़ाई जो हुई थी 1760 में, ब्रिटिश जीत के साथ भारत में फ्रांसीसी महत्वाकांक्षा ही यहाँ पे समाप्त हो गई थी। वांडीवाश की लड़ाई तीसरे कर्नाटक युद्ध में हुई और ब्रिटिश लोग जीत गए थे। बक्सर की लड़ाई 1764 में अवध के नवाब मुगल शाह आलम द्वितीय मीर कासिम के गठबंधन को हराकर बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर ब्रिटिश नियंत्रण सुरक्षित कर लिया, ठीक है। अंग्रेजों ने अवध के नवाब को, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को और मीर कासिम तीनों के गठबंधन को यानी कि महागठबंधन को हरा के बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर नियंत्रण ब्रिटिशों का हो गया। अब आपका 22 नंबर प्रश्न आता है। वारेन हेस्टिंग्स जो थे प्रथम गवर्नर थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल स्थापित किया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय यानी कि स्थापित किया गया। भारतीय दंड संहिता 1860 में लागू हुई। कौन सही है बताओ? बी सही है, यानी कि 2 और 3 सही है आपका। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में हुआ, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई और पहले कौन थे न्यायाधीश बताइए? यह तो बहुत फेमस है, लुसेंट में भी दिया है। तीसरा सही है, भारतीय दंड संहिता 1860 में शुरू हुई थी। चलिए इसको डिस्क्राइब कर लीजिए। पहला सही नहीं है, पहला देख लीजिए क्या है। वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल की स्थापना ना कॉर्नवालिस के टाइम में, ठीक है। इसके बजाय जो है वारेन हेस्टिंग्स नियमित पुलिस बल की स्थापना नहीं किए। उन्होंने पुलिस व्यवस्था की मौजूदा व्यवस्था को पुनर्गठित तो किया और प्रत्येक जिले के लिए एक पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया था। ये जो है वारेन हेस्टिंग्स पुलिस अधीक्षक नियुक्त किए और जो है पुलिस व्यवस्था की जो है व्यवस्था को पुनर्गठित किया। ब्रिटिश शैली की पुलिस व्यवस्था बाद में लॉर्ड कॉर्नवालिस, अभी हम बताए हैं कॉर्नवालिस के बारे में, 1786 में पुलिस की सुधार जब किए थे ना कॉर्नवालिस, तो उस समय किए हैं, ठीक है। कॉर्नवालिस का टाइम का बताए थे। पुलिस सुधार में कंपनी के अधिकारियों के वेतन में वृद्धि किया गया, पुलिस थाना स्थापना किया गया। पुलिस व्यवस्था का जनक भी कॉर्नवालिस को ही कहा जाता है। तो ये एकदम लॉजिक वाला क्वेश्चन इस टाइप से पूछेगा तो आप फट से आपको वहाँ पे आप अपना दिमाग लगा से एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक ना। चल दूसरा देखिए, दूसरा सही है। दूसरा जो पूरा रेगुलेटिंग एक्ट वाला और दंड संहिता वाला, देखो दूसरा सही है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, सही है, ठीक है। तीसरा देखिए कि क्या है, दंड संहिता आईपीसी का भारत के प्रथम विधि आयोग द्वारा तैयार किया गया था। प्रथम विधि आयोग किसके द्वारा? आईपीसी के द्वारा किया गया था और जिसकी स्थापना 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत थॉमस बेबिंगटन मैकॉले की अध्यक्षता में की गई थी, ठीक है। जो प्रथम विधि आयोग की स्थापना किया गया ना 1833 का चार्टर अधिनियम के तहत थॉमस बेबिंगटन मैकाले की अध्यक्षता में 1834 में हुई थी और इसे जो है कि औपचारिक रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में 1860 में अधिनियमित भी किया गया, ठीक है। 23 नंबर प्रश्न देखिए, आपको मिलाने के लिए दिया गया है और कौन सा सही है, तो 2 और 3। 1790 से 92 में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 में हुआ था। दूसरा सही है और 3 नंबर सही है। 2 और 3 सही है। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 में हुआ था, सही है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध ये कब हुआ है? द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध ये 45-46 में आपका प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ है, ना कि दूसरा। दूसरा तो आपका हुआ है 48 से 49 के टाइम में, 1849 से 48 से 49, ठीक है। और पहला भी गलत है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है ना आपका, वो 67 से 69 के बीच नहीं हुआ है। ये तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध है, ठीक है, ना कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। आंग्ल मराठा युद्ध तो 75 से 82 के बीच हुआ है, ना कि 67 से 69, ठीक है। तो 75 यानी कि 75 से 82 तक आपका प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ,
दूसरा सही है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध सही है। तो तीसरा भी सही है, 24 से 26 के बीच में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, ये सही है। चौथा गलत है, 45 से 46 के समय में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था और ना कि दूसरा। दूसरा कब हुआ था? 1848, 48 से 49। चलो 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। चार्टर एक्ट 1833 में निम्नलिखित विवादों में से कौन सा एक सही नहीं था? 27 प्रश्न तक हम लोग कर लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद किसान आंदोलन आ जाएगा टॉपिक आपका, ठीक है। तो चलिए, चार्टर एक्ट 1833 में निम्न प्रावधानों में से कौन सा एक नहीं था? तो ये आपका डी नंबर, गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति। गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति, ये सही नहीं था। 1833 के चार्टर एक्ट में ब्रिटिश भारत के प्रशासनिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ और ये कंपनी और व्यापारिक गतिविधियों को समाप्त करके ब्रिटिश शासन को मजबूत करने के लिए विधायी सुधार की यहाँ पे शुरुआत भी हुई, ठीक है। चलो, तो कह रहा है कि कौन सा एक सही नहीं था? गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीयों की नियुक्ति, ये सही नहीं था। बाकी सब सही है। व्यापारिक गतिविधियों पर नियंत्रण, काउंसिल में परम सत्ताधिकारी के पदनाम को भारत के गवर्नर जनरल के पदनाम में बदलना। तीसरा, काउंसिल के गवर्नर जनरल को विधिकर्ता की सभी शक्तियां प्रदान करना, ये सभी सही है, ठीक है। 25 नंबर प्रश्न में चले। अच्छा, भारत के औपनिवेशिक सरकार के अधिनियम की सूची 2 के तहत क्या बातें हैं? भारत का औपनिवेशीय सरकार का अधिनियम और 2, इसमें आपको कहा गया है कि जो है कि मिलाने के लिए, ठीक है। तो आंसर आपका ए है, ए का 2 यानी कि 1813 में कंपनी का व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, ए का 2 सही है, ठीक है। बी का 4, रेगुलेटिंग एक्ट, ये तो सही है कि कंपनी के प्रबंधन से संबंधित सभी पत्राचार और दस्तावेज ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करने को कहा गया, सही है। सी का 3 यानी कि 1858 का अधिनियम जो है शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित किया गया, ये भी सही है। डी का 1, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत क्या हुआ कि कंपनी के कार्यों को पूरी तरह से विनियमित करने के लिए ब्रिटेन में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल पिट्स इंडिया एक्ट, ये सही है। चलिए, इसको डिस्क्राइब बहुत ज़्यादा करेंगे ना तो आपका टाइम चला जाएगा, वैसे भी बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा ना। चलो, 26 नंबर प्रश्न आओ देखते हैं ना हम लोग, ठीक है। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार निम्न में से किसके समय में हुआ था? ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार तो डलहौजी के टाइम में हुआ था, ये तो आपको पता ही है। डलहौजी जो है अंग्रेज विलय विलय नीति अपनाया था और ये उसके टाइम में ही हुआ था। ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार लॉर्ड डलहौजी के गवर्नर जनरल 1848 से 56 के बीच में हुआ था और लॉर्ड डलहौजी को विलय नीति और क्षेत्रीय विस्तार के लिए ही जाना जाता है। उदाहरण के रूप में उन्होंने व्यापक सिद्धांत के तहत झांसी सतारा नागपुर, ठीक है, और कुशासन के आधार पर अवध को अपनाया था। 27 नंबर प्रश्न देखिए, इसमें भी मिलाने वाला है। आंसर आपका सी है, ए का 3 यानी कि 75 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, अभी तो हम लोग पढ़े 75 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, ठीक है। सी में देखिए, बी का 4, 1780 में आपका द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, 1780। सी का 1, ठीक है, सी का 1 प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 24 से 26 के बीच हुआ, हम लोग पढ़े हैं। उसके बाद है डी का 2, 1838 में आपका प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। तो ये बहुत ही जो है सिंपल है, 99 का प्रश्न है, ये लूसेंट से ही बिल्कुल आपको मिल जाएगा। कल हम लोग क्या करेंगे ना, किसान और आदिवासी आंदोलन से जुड़ा हुआ जो जितना भी प्रश्न पूछा जा चुका है उसको कर लेंगे, ओके।